अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मैच फंस गया है। आखिरी फैसला नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान होने वाली मुलाकात में होगा और खासतौर पर उस मौके पर होगा जब इन इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सेम पेज पर नहीं आ सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और जनाब तहरीक इंसाफ की तरफ से वजारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार जनाब उमर अयूब खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया है। लिहाजा यह सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल होने चली जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर अभी तक इत्तफाक राय नहीं हो पाया और कल होने वाली मुलाकात में, जो कि इस सेशन का तीसरी मीटिंग थी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक 1.5 फुट लंबा फुल्लू है वो पकड़ा दिया गया है मुस्लिम लीग नून के हाथ में। और मुस्लिम लीग नून 24 नकाती इस चार्टर ऑफ डिमांड को देखकर कभी पीपल्स पार्टी की शक्ल देख रहे थे और कभी कागज को देख रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रही थी कि हमने क्या करना है। अगर इस 24 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून के पास पेश कर दिया गया है और अगर मुस्लिम लीग नून इसको तस्लीम कर लेती है तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ इक्तदार चाहिए, उनको हूटर वाली गाड़ी चाहिए, उन्हें चाचू के नाम के साथ वजीर आजम चाहिए, इसके अलावा उनको किसी और चीज की नहीं परवाह। और इसका मतलब यह होगा कि मुस्लिम लीग नून ये आखिरी इलेक्शन है जो वो लड़ने जा रही है, उसके बाद उनकी ना सियासत बचेगी और ना ही पंजाब में उनकी पोजीशन। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 24 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर कौन कौन से मुतालबात पेश किए गए हैं। आप यकीनी तौर पर यह बात भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजूहात बन चुकी हैं कि हतमी फैसला नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे। अब यह भी जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में हुए, जनाब इसहाक डार साहब की जेर सरबराही हुए, उन मुज़ाकरात में ऐसा कौन सा लम्हा था जब बिलावल भुट्टो साहब ने इसमें एंट्री की और बिलावल भुट्टो साहब की एंट्री के बाद मामला मुकम्मल तौर पर डेडलॉक का शिकार हो गया। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और जनाब उमर अयूब साहब की तरफ से की जा रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिग्निफिकेंस इस हवाले से बहुत ही ज्यादा अहमियत है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में जब कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से किए जाने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं और पूरे के पूरे इंतखाबी अमल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी नताइज को यकसर मुस्तरद करते हुए नए इंतखाबात के हवाले से बातचीत, इनफैक्ट एस्टैब्लिशमेंट की पूरी गेम को खराब करने की ही एक कोशिश है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां तक ये बात काफी हद तक दुरुस्त नजर आ रही है कि इन इंतखाबात के नताइज एस्टैब्लिशमेंट की कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं थे, तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इन इंतखाबात से पहले जो इकदामात किए गए थे वो यकसर लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतसादम थे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट किया गया था। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन कैंपेन चलाने की मुकम्मल तौर पर आजादी थी। ना उनके पास सिंबल था, ना उनके पास पोलिंग एजेंट्स थे, ना उनके पास पोलिंग कैंप्स थे, ना ही उनके पास गाड़ियां थी, ना ही उनके पास कीमे वाले नान थे और ना ही उनके पास बिरयानी के डब्बे थे। लेकिन इसके बावजूद जो सरकारी नताइज सामने आए, वहां पर ये जो 93 का फिगर फट्टे के ऊपर लगा हुआ है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब सिस्टम अपनी तमाम तर ताकत को, तमाम तर कैलकुलेशंस को इस्तेमाल करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी कर सका। इसका मतलब यह है कि या तो पाकिस्तान के अवाम एस्टैब्लिशमेंट के और सिस्टम के इस हद तक अगेंस्ट चले गए हैं कि वो उसकी मुखालिफ सिमत में खड़े हुए हर एक शख्स को सर आंखों पर बिठा लेते हैं, या इसकी दूसरी वजह यह बन सकती है कि सिस्टम में ही मौजूद कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो इमरान खान को इस वक्त तक भी सपोर्ट कर रही हैं। और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अगर इन इंतखाबी नताइज और इन इंतखाबी नताइज के हवाले से उठने वाले एतराजात, चाहे वो बलूचिस्तान में हैं, चाहे वो सिंध में हैं, चाहे वो पंजाब में हैं और चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, अगर इनके ऊपर तवज्जो ना दी गई तो फिर हालात यकसर एक ऐसी रुख पर चले जाएंगे जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इसमें भी किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब यह है
اس ساری گفتگو کا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، یعنی اس کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے وہ فیئر نہیں ہے، اور نئے انتخابات کی طرف جانا پڑے گا۔ اور نئے انتخابات کرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ایسے راکٹ پہ بٹھا دیں جو چاند سے آگے تو وہ جا کے نہیں رکے گا، وہ کم از کم چاند تک تو پہنچے گا، اور جو ہے اس سپیڈ سے راکٹ پہ بیٹھا گا، جو اپنے آپ کے لیے جشن فتح منائے گا کہ جناب ہم نے سب کو ہرا دیا ہے اور کوئی ہمارے مقابلے میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو حکومت بنے گی وہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ صرف ناکوں چنے چبائے گی بلکہ ناک سے لکیریں بھی نکلوائے گی، اور اس بات کو اسٹیبلش کر دیا جائے گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اب پاکستان کی سیاست کے اندر ٹکے کی اوقات نہیں ہے، ٹکے کی ویلیو نہیں ہے۔ اور اس بات کو تسلیم کرنا موجودہ صورتحال میں مجھے دشوار نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی ایگو کی، اپنی سپریمیسی کی اس حد تک قربانی دے سکتی ہے۔ تو پھر صورتحال کیا ہوگی، پھر وے فارورڈ کیا ہوگا، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور اگر ہم اپنے اس سیٹ اپ کے اوپر نظر دوڑائیں جس کا آغاز، جس سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، تو وہ ایک وے فارورڈ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ایک وے فارورڈ کسی بھی صورت میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ وہ پائیدار نہیں ہے، ایک مستحکم بنیادوں پر استوار ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا۔ اب صرف آپ یہ دیکھیں، مجھے جو بتایا گیا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے جو اہم ترین عہدوں پر موجود ہیں کہ جناب یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اگر آپ نے مرکز میں حکومت نہیں بنانی، کیونکہ نواز شریف صاحب کی زیر صدارت جو مشاورتی اجلاس ہوا تھا اس کے بعد یہ باتیں سامنے آئی تھیں، جاوید لطیف کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی، سعد رفیق کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی، رانا ثناء اللہ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جناب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مرکز میں حکومت میں بیٹھیں، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی حکومت بنوا لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنی طرف سے آنکھیں دکھائی تھی اور یہ بات کہی تھی کہ جناب ہمیں یہ صورتحال میں اپنا مزید پولیٹیکل کیپٹل ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس اعلان کے بعد ہی کمشنر راولپنڈی صاحب کی طرف سے انکشافات سامنے آئے تھے جس کے اندر دھاندلی کا جو ہے وہ اعتراف کیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی کی جو ہے وہ 13 اور پروونشل اسمبلی کی 39 سیٹس کے اوپر سوال ہوئے تھے، اور یہی وہ اکثریت ہے جو اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس موجود ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس پریس کانفرنس کے لیے یہی پیغام دیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ نے مرکز میں حکومت نہیں بنانی تو پھر پنجاب بھی بھول جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 سیٹیں مرکز کے سکور سے مائنس ہو جائیں گی اور 13 سیٹیں وہ اس سکور میں ایڈ ہو جائیں گی جو اس وقت پھٹے پہ لگا ہوا ہے، یعنی 93 کے اندر اگر 13 سیٹیں ایڈ ہو جاتی ہیں تو نمبر کہاں تک پہنچے گا؟ آپ خود سمجھدار ہیں کہ جناب وہ نمبر پہنچ جائے گا 106 پر۔ اور اسی طریقے سے اگر یہاں پر 116 سیٹیں ہیں پنجاب میں اور یہاں پر 40 سیٹیں اور آ جائیں گی تو وہ نمبر کہاں پہ پہنچے گا؟ وہ نمبر ایبسلیوٹلی اس جگہ پر پہنچے گا جہاں سے سمپل میجورٹی شروع ہوتی ہے، یعنی 156۔ تو یہ گیم تو ہو جائے گی خراب۔ تو یہی ایک وہ سچویشن ہے جس کو دکھایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے سامنے، اور مسلم لیگ نون کے سامنے اس وقت یہی ایک آپشن موجود ہے کہ اس کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو حکومت لینی ہے یا سیاست بچانی ہے۔ نون لیگ کے پاس یہ آخری موقع ہے اپنی سیاست کو بچانے کا، حکومت کو نہیں، سیاست کو بچانے کا یہ آخری موقع ہے۔ اور اگر مسلم لیگ نون نے حکومت کے لیے اس آخری موقع کو کھو دیا تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو ٹرائی پارٹی سسٹم اسٹیبلش ہوا ہے، یہ ٹرائی پارٹی سسٹم جو ہے وہ آگے چل پائے گا، اور کیونکہ اس کے بعد مجھے یہاں پر 2 پارٹی سسٹم ہی آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اسی سینیریو کے اندر یہ جو ملاقات جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس ملاقات میں جو کل رات اسلام آباد میں ہوئی تھی اس میں شریک مسلم لیگ نون کے ایک رہنما نے بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس مذاکرات کے دوران، ان کو بھی اندازہ نا پیپلز پارٹی والے پولیٹیکلی کریکٹ ہیں، اس کے اندر کسی کو دو رائے نہیں ہونا چاہیے، ان کو اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگز کا بھی علم ہے اور ان کو اس بات کا بھی علم ہے کہ لا آف میکسیمم یوٹیلیٹی کے تحت انہوں نے کس طرح میکسیمم یوٹیلیٹی اپنے لیے حاصل کرنی ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو بیسٹ آف بیسٹ ہے وہ حاصل کرنا ہے اور اپنے لیے ایک سیکیور پوزیشن پر جانا ہے تاکہ اگلے انتخابات کے لیے کوئی سیج سجائی جا سکے۔ اسی حوالے سے جو میٹنگ ہے اس کے اندر جو
24 नकात पेश किए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, डिमांड्स पेश की गई। ये डिमांड सिर्फ इतनी नहीं थी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमारा होगा, ये डिमांड सिर्फ इतनी नहीं थी कि स्पीकर नेशनल असेंबली हमारा होगा, ये डिमांड सिर्फ इतनी नहीं थी कि जनाब चेयरमैन सेनेट हमारा होगा या 2 सूबों के अंदर गवर्नर्स हमारे होंगे। ये बात उससे भी बहुत ज्यादा है। पीपल्स पार्टी ने इतनी ज्यादा डिमांड्स रखी हैं इस सिस्टम में आने के लिए कि आपकी सोच होगी। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से पंजाब में भी अपना हिस्सा मांगा है। पंजाब में उन्होंने अपने लिए 2 वजारतें और स्पीकर पंजाब असेंबली का ओहदा भी मांगा है। पीपल्स पार्टी ने ये जो नेशनल असेंबली है उसमें उन तमाम वजारतों की जिस पर मुस्लिम लीग नून के वजीर होंगे उनकी स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैनशिप भी मांगी है। उन्होंने तमाम कॉरपोरेशंस जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं उनके सरबराहों की तकर्री का इख्तियार भी मांगा है। उन्होंने उन तमाम इदारे जो फेडरल उन तमाम वजारतों के अंडर होंगे जहां पर मुस्लिम लीग नून जो है उसके वजीर होंगे, वहां पर उन तमाम कॉरपोरेशंस, उन तमाम इदारों के जो डायरेक्टर्स हैं या डीजीज हैं उनकी तकर्री का इख्तियार या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन का इख्तियार भी मांगा है। तो इसका मतलब यह है कि असल हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की होगी। मुस्लिम लीग नून क्या करेगी? मुस्लिम लीग नून पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करेगी, पेट्रोल की कीमतों में कमी करेगी, आईएमएफ के साथ डील करेगी, आईएमएफ के साथ डील करके तेल, पानी, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफा करेगी, टैक्स रियायतों को खत्म करेगी, टैक्स नेट में इजाफा करेगी, परचून फरोशों और छाबड़ी फरोशों को टैक्स नेट के अंदर लेके आएगी और इसकी कीमत इलेक्शंस के अंदर अदा करेगी। और ये इसके लिए मुस्लिम लीग नून तैयार नजर आ रही है। नहीं यकीन आता तो आप मरियम औरंगजेब साहिबा की शहजाद इकबाल साहब के साथ कल रात जियो के ऊपर टॉक शो में उनकी आप गुफ्तगू सुन ले, वो मुकम्मल तौर पर यकसू है। वो कहती हैं कि ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह साहब और जावेद लतीफ साहब के जो बयानात हैं वो उनकी जाती राय है। वो इस बात का भी इज़हार करी है कि अगले हफ्ते तक हुकूमत कायम हो जाएगी। और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त इन 24 नकात के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी इसहाक डार साहब की रिहाइश गाह इस्लामाबाद में, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के वफ्द को यह कहा गया कि जनाब आप अपनी लीडरशिप के साथ राब्ता करें, ये आप बहुत ही ज्यादा डिमांड्स कर रहे हैं। तो उस पर वहां पर मौजूद जो पीपल्स पार्टी का वफ्द था उसके एक लीडर ने इस बात का एतराफ किया कि जी हमें मालूम है कि ये चीजें ज्यादा हैं, लेकिन हमें हदायत हमारे पार्टी चेयरमैन बिलावल साहब की तरफ से ये है। तो उसी मीटिंग के अंदर बिलावल साहब से राब्ता किया गया और बिलावल साहब उस वक्त सिंध में मौजूद थे। बिलावल साहब के साथ राब्ता हुआ तो बिलावल साहब ने कहा कि हम अपने किसी एक नुक्ते से भी पीछे नहीं हटेंगे। मुस्लिम लीग नून को अगर हमारी सपोर्ट दरकार है तो फिर उसको हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर आना पड़ेगा, जिस पर ये मुज़ाकरात जो है ये बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गए। पीर को एक और सेशन होगा और इस दौरान जब ये तमाम सूरत हाल से नवाज शरीफ साहब को आगाह किया गया तो नवाज शरीफ साहब ने यह मशवरा दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि पीपल्स पार्टी के इन तमाम मुतालबात को रद्द कर दिया जाए। और उसके बाद फिर यह तजवीज आई कि बेहतर यह है कि एक मरतबा नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के साथ बराह रास्त मुलाकात करें और इन चीजों को टैकल करने की कोशिश करें, जिस पर यह तय पाया कि पीर वाले दिन यानी कल मुलाकात को देखें कि ये मुलाकात किस करवट पे बैठ रही है। अब पीपल्स पार्टी वाले कुछ लचक दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे। अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई लचक सामने आएगी तभी नवाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में पावर शेयरिंग फार्मूले को तय भी किया जाएगा। और उसी वक्त गवर्नमेंट साजी के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दोनों लीडरान करके पावर शेयरिंग फार्मूले की अनाउंसमेंट भी करेंगे और उस जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर सिग्नेचर भी करेंगे। अलबत्ता जो मेरी राय है इस वक्त मुझे ऐसे लग रहा है कि जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि सिर्फ हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल ये 3 जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM, ये 3 सिर्फ एक तरफ खड़ी हैं। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान स्टैंड्स अगेंस्ट द रिजल्ट्स ऑफ द नेशनल असेंबली। और इसके ऊपर जो सिचुएशन है ये मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि ये इतनी जल्दी हल हो पाएगी। किसी एक को अपनी ईगो की कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसी एक को, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है और चाहे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। किसी एक को अपनी ईगो की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अदरवाइज
اس کے بغیر یہ جو معیشت کی گاڑی ہے یا استحکام پاکستان میں لانے کی خواہش ہے، یہ صرف خواہش ہی رہے گی، اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔